फ्रेंड्स, आई एम अविनाश मंदिलवाल, फैकल्टी इन बैंक ऑफ इंडिया। अनेक बैंकर मित्रों के डिमांड पर मैं अपना नया यूट्यूब चैनल बैंकिंग डाइजेस्ट शुरू करने जा रहा हूँ। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग नॉलेज, लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस तथा बैंकिंग अपडेट्स को सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाना है। यह चैनल यंग बैंकर को बैंक में काम कर जो बैंकर प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं या जेआईबी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत उपयोगी होगा। तो बैंक पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी यह चैनल बहुत उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है। चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके सकारात्मक सुझाव का हमेशा स्वागत होगा। जानकारी के लिए मेरे जेआईबी पर लिखे किताब को आप पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं पहला वीडियो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी गाइडलाइन से शुरू करने जा रहा हूं। मैं यह चैनल सबसे पहले माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, मेरे पूज्य पापा जी और परम आदरणीय मैया के चरणों में सादर समर्पित है। मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी गाइडलाइन का हम जब भी कोई नया कस्टमर बनाते हैं, उनका खाता खोलते हैं या ऋण देते हैं तो हम अपने कस्टमर का केवाईसी करते हैं। बहुत महत्व है। केवाईसी एंड ड्यू डिलिजेंस अपने ग्राहक को जानने का एक महत्वपूर्ण टूल है। कहा जाता है कि ग्राहक के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं किया जा रहा या टेरर फंडिंग तो नहीं हो रहा है। रिजर्व बैंक के लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर यह वीडियो तैयार किया गया है। यह वीडियो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टर सर्कुलर का आरबीआई का 25 फरवरी 2016 का है, जो 12 जुलाई 2018 तक अपडेटेड है। आरबीआई बैंकों को यह निर्देश दिया कि आप किसी भी कस्टमर का खाता खोलते समय और उसका ट्रांजैक्शन करते समय उसके बारे में जानिए तथा उसके द्वारा अगर किसी प्रकार का सस्पिशियस नेचर का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रोकिए। इसी के ध्यान में रखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे पूरा नाम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कहा गया, वो भारत के पार्लियामेंट में पास हुआ और 1 जुलाई 2005 से भारत में लागू है। पीएमएलए एक्ट में अमेंडमेंट 2012 में हुआ था, जो 15 फरवरी 2013 से लागू है। साथ ही साथ इसमें गजट नोटिफिकेशन के द्वारा 1 जनवरी 2017 में भी कुछ चेंजेस किया गया था। साथ ही साथ अगर ये देखें, आधार संबंधित पीएमएलए पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, क्वेश्चन ये होता है। तो जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो कोई भी एक्ट जो इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स है, कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है या कोशिश करता है काम करने का जो इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स है, उसको लीगली बनाने का कोशिश कर रहा है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह क्रिमिनल के द्वारा यूज किए गए एक टूल्स है जिसके द्वारा डर्टी मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का नियम का पालन करना है वो पालन नहीं करता है तो उसे 3 साल से लेकर के 7 साल तक का सजा का प्रावधान है। अगर यही चीज नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंतर्गत वो पकड़ाता है तो वैसे स्थिति में उसे 10 साल की सजा दिया जा सकता है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बैंक में लागू होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है यह बैंक को किसी भी प्रकार से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली क्रिमिनल का मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के लिए या टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से बचाता है। और साथ ही साथ ये बैंक अपने कस्टमर को, अपने फाइनेंशियल डीलिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है। इसके साथ ही साथ ये एक प्रकार का कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है जो किसी भी प्रकार के सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ श्योर करता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंडिया एंड रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस को
कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं। इसके अंतर्गत बैंक को कुछ ऑब्लिगेशन बताया गया है। पहला ऑब्लिगेशन है कि हर बैंक अपने यहाँ एक प्रिंसिपल ऑफिसर और डेजिग्नेट डायरेक्टर रखना होगा। साथ ही साथ जो भी ट्रांजैक्शन बैंक में हो रहा है उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और कभी भी कोई भी स्पेसिफिक अथॉरिटी अगर उस रिकॉर्ड को मांगते हैं तो उसके सामने उसे प्रस्तुत करना होगा। यह सब बैंक के ऑब्लिगेशन है। इसके अंतर्गत अपने क्लाइंट के ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के साथ साथ उसको वेरीफाई भी करना है। और कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो हर एक ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को 5 साल तक प्रिजर्व करके रखना है। यहाँ तक कि अगर कोई अकाउंट बंद हो जाता है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो जाता है तो भी उसके रिकॉर्ड को एंड होने से 5 साल के अंदर तक 5 साल तक उस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होता है पहले ये तो जानना होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग करने के तो बहुत से तरीके हैं, बस रिजर्व बैंक के सर्कुलर में जो दिया गया कुछ सर्कुलर ये मैं बताना चाहूंगा। जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग होता है, आर्म्स एंटीक गोल्ड स्मगलिंग के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सकता है, प्रोस्टिट्यूशन रिंग के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स सबसे महत्वपूर्ण है, करप्शन के द्वारा बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होता है, या इलीगल सेल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स एंड अदर स्पेसिफाइड प्रेडिक्टेड ऑफेंसेस। बहुत से इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे तरीका है जिसके द्वारा इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग संभव है। मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसे है, इसका स्टेप्स क्या है? अगर स्टेप्स को समझना चाहेंगे तो कोई भी ब्लैक मनी को, अपने पैसे को बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ला करके जमा करता है पहले, तो वो जमा करने का तरीका है, अकाउंट खोल के जमा करता है, उसे मनी प्लेसमेंट कहते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास 20 लाख रुपया ब्लैक मनी है, वो 20 लाख रुपया आपके ब्रांच में आकर के एक अकाउंट खोलेगा ए नाम से, उसमें 20 लाख रुपया जमा कर दिया। उसके बाद लेयरिंग स्टेज में जाता है। लेयरिंग स्टेज में क्या करेगा? लेयरिंग स्टेज का मतलब हुआ कि उसमें सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन करता है। जैसे आपके यहाँ अगर ए अकाउंट खोला है, उसी प्रकार कहीं बी अकाउंट खोलेगा दूसरे ब्रांच में, दूसरे बैंक में, कहीं सी खोला, कहीं डी खोला, ए से सी में पैसा डाला 5 लाख रुपया, ए से बी में पैसा डाला 3 लाख रुपया आरटीजीएस के द्वारा, और उसी तरह ए से डी में 8 लाख रुपया का ड्राफ्ट बना लिया। वो केवल मनी का ट्रांजेक्शन का, किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर रहा है। आपको लगेगा कि बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है, लेकिन वो तो लेयरिंग कर रहा है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। और जब सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चारों ओर से घूम करके फिर से वो ए में पूरा 20 लाख रुपया आ गया, तो वैसे स्थिति में वो उसको, उस पैसे को, वो ब्लैक मनी जो आज के डेट में उसको व्हाइट मनी वो बनाने का कोशिश किया, तो उसको री इंटर मेन स्ट्रीम में डाल देता है। मेन इंटर करके वो बहुत सा लेविशली चीज खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। इसका एक पिक्चर से समझ सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी किसी के पास आया, वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उस पैसे को प्लेसमेंट के रूप में रखा, बाद में ग्लोबली उसको लेयरिंग किया, और करने के बाद जब वो मनी को वो व्हाइट मनी के रूप में शो कर दिया, तो ऐसे स्थिति में परचेज ऑफ लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के रूप में वो पैसा जमा कर दिया। तो ये तो एक तरीका हुआ मनी लॉन्ड्रिंग करने का स्टेप्स। उसके अलावा भी बहुत सा प्रोसेस इसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जैसे कि स्मर्फिंग। स्मर्फिंग एक ऐसा चीज है कि कोई भी लार्ज ट्रांजेक्शन, लार्ज कैश ट्रांजेक्शन को छोटे छोटे इसमें बांट देने को स्मर्फिंग करते हैं। जैसे बैंक में नियम है कि कोई भी 50,000 या उसके ऊपर का कैश डीडी नहीं बनाया जाएगा। तो कैश डीडी बनाया नहीं जा सकता है। कोई अगर व्यक्ति आता है और आपसे कहता है 80,000 रुपया का मुझे कैश डीडी बनाना है, तो आप क्या करेंगे? 80,000 रुपया के लिए हो सकता है कि वो 40,000 का 2 फॉर्म भरेगा और आप उसको बना देंगे। तो ये जो छोटे बड़े 80,000 को छोटे 40,000 में बांटने का भाग हुआ, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट है और इसे स्मर्फिंग कहा जाता है। स्मर्फिंग भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत गुनाह है और गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन में 50,000 से ज्यादा या उससे ज्यादा का कैश डीडी नहीं बना सकता। अब दूसरा आता है फ्रंट कंपनी। फ्रंट कंपनी ऐसा इलिसिट, कोई भी कंपनी के द्वारा यूज किए गए इलिसिट
प्रोसीड्स है, उस इलिसिट प्रोसीड्स को वो अपने पेरेंट कंपनी को छोड़कर के एक छोटे से नए कंपनी बना दिया और उसमें इनकम टैक्स का बचत कर रहा है, तो उन सबको फ्रंट कंपनी। लेकिन एक और प्रोसेस है, वो है सेल या नॉमिनी कंपनी। फ्रंट कंपनी में तो एक कंपनी होता है जिसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है, लेकिन सेल या नॉमिनी कंपनी एक ऐसा नॉमिनी कंपनी होता है जो एनोनिमस कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, जो केवल कागज पर ही कंपनी होता है। उसके द्वारा भी बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का काम इंडिया में होता है। अभी के ही बजट में अगर 2019 के बजट की बात करें तो लोकसभा में हमारे बजट में बताया गया कि भारत में 3 लाख सेल और नॉमिनी कंपनी को पकड़ा गया और उसे तो कम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ये क्या है? कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए अगर टेररिस्ट एक्टिविटी अगर हो रहा है, उसके लिए बैंक किसी रूप में इन्वॉल्व नहीं हो तो, और कोई वायर ट्रांसफर होने न दे, इसको रोकने के अकाउंट कोई भी चैरिटी के रूप में दिखा करके टेररिस्ट एक्टिविटी में जोड़ा जा सके, किसी भी टेररिस्ट का अकाउंट न खुल जाए, उसके लिए सीएफटी मेजर्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत मुझे पता कैसे चलेगा कि वो व्यक्ति जिनका हम खाता खोलने जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटी में है? तो उसके लिए आरबीआई 2 तरह का लिस्ट बनाया है। पहला अल कायदा सैंक्शन लिस्ट और दूसरा 1988 सैंक्शन लिस्ट। अगर किसी भी व्यक्ति पर यह शक हो कि वो व्यक्ति जो है इस तरह के एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है, टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो हम उस व्यक्ति के नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, इन सब का इन दोनों लिस्ट में मिलान करेंगे, और अगर वो उसमें नाम है, जिसका मतलब कि वैसे अकाउंट न खोलना है न उसका ट्रांजैक्शन अलाउ करना। केवाईसी स्टैंडर्ड क्या होता है? केवाईसी स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें 4 भाग होते हैं। इसका केवाईसी पॉलिसी के अंतर्गत 4 एलिमेंट में बांटा गया। पहला, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, किस कस्टमर को एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं करना है, सबसे पहले बैंक को ये डिसाइड करना है। क्योंकि कोई भी कस्टमर, मान लीजिए कि कोई ल्यूनेटिक है, कोई इंसेन है, कोई इंसॉल्वेंट है, तो वैसे का हम अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। जिसको किसी भी कोर्ट के द्वारा मना किया गया है, वैसा का हम अकाउंट खोलना मनाही है। अगर कस्टमर को एक्सेप्ट करने लायक है, कस्टमर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो सेकंड काम क्या होगा? पहला हमारा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट। उस कस्टमर के का हम रिस्क मैनेजमेंट करके देखेंगे कि वो किस रिस्क में आता है, और रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद हम उसका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर करेंगे। उसके अंतर्गत उसका एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, उसका बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। लेकिन ये इसके बाद भी हमारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद भी मेरा एक काम रह जाता है, वो क्या है? मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंतर्गत ये देखते हैं कि कोई भी अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी में ये नहीं हो रहा है, कोई क्रिमिनल उसको यूज तो नहीं कर रहा है क्रिमिनल एक्टिविटी में। ये सबको रोकने के लिए मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या है? पहले कहता है, रिजर्व बैंक कहता है कि बैंक हैव नॉट टू ओपन द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। किसका अकाउंट नहीं खुलेगा कभी भी? एनोनिमस, फिक्टिशियस, बेनामी नेम या क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति का अकाउंट बैंक में नहीं खोला जाएगा। साथ ही साथ ब्रांच शुड प्रिपेयर ए प्रोफाइल शीट ऑफ ईच न्यू कस्टमर बेस्ड ऑन द रिस्क क्राइटेरिया। रिस्क के आधार पर हमें हर कस्टमर का एक प्रोफाइल शीट बनाना है। आज के डेट में वो बिल्कुल ही जरूरी हो गया है। एक प्रोफाइल शीट के साथ साथ किसी भी जिसका हम खाता खोलने जा रहे हैं, जिसको अपना कस्टमर बनाने जा रहे हैं, उसका ऑक्यूपेशन कोड कंपलसरी मैंडेटरी हो गया है। बिना कोई ऑक्यूपेशन कोड डिस्क्लोज किए हुए बैंक में खाता नहीं खोल सकता है। जहां ड्यू डिलिजेंस को नहीं किया जा सकता है, जहां ड्यू डिलिजेंस मेजर्स संभव नहीं है, वैसा अकाउंट बैंक को नहीं खोलना है। साथ ही साथ अगर कोई अकाउंट खुल भी गया है और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कस्टमर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो वैसे स्थिति में उस अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। तो कस्टमर को तो एक्सेप्ट हमने कर लिया, अब हम उसका रिस्क रेटिंग करेंगे। कितने तरह के रिस्क होते हैं? तो रिस्क की बात करें तो हमारे 3 तरह के रिस्क माना गया है। एमएल पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत
पहला लो रिस्क कैटेगरी। लो रिस्क कैटेगरी उसे कहते हैं जो लो रिस्क में आता है। तो सैलरीड एम्प्लॉय जिसका सैलरी वेल डिफाइंड है, पेंशनर, बेनिफिट रेसिपिएंट्स, ये सब हमारे यहाँ लो रिस्क कैटेगरी में माना गया है। और बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ कहते हैं कि गरीब और अनपढ़ से डर नहीं लगता है, पढ़े लिखे पैसे वाले से डर लगता है। अर्थात जितने भी लोअर इकोनॉमिक स्टेटा के व्यक्ति है वो सभी लो रिस्क कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया गया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, रेगुलेटर्स, स्टेचुटरी बॉडी, ये सभी लो रिस्क कस्टमर है। और वैसे जो बैंक से पुराने रिलेशनशिप के साथ रह रहे हैं, बहुत दिनों से उसका रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप, वो सब लो रिस्क में है। पर ये क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी का ये पता नहीं है कि लो है कि मीडियम है कि हाई है, तो उसे कहाँ रखेंगे? तो आरबीआई ने अपने इसमें बताया कि जो भी इस एक्ट के अंतर्गत, आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन मास्टर सर्कुलर के अंतर्गत हाई और मीडियम को डिफाइन कर दिया गया है। जो हाई और मीडियम में नहीं है वो सभी जो आएंगे वो लो रिस्क में आएंगे। अब मीडियम रिस्क में कौन है? तो मीडियम रिस्क में केवल 3 को रखा गया कैटेगरी को। पहला एनबीएफसी, दूसरा बिल्डर्स और तीसरा स्टॉक ब्रोकर। केवल इस 3 को ही मीडियम कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरा कैटेगरी रखा गया है वो है हाई रिस्क कस्टमर। हाई रिस्क कस्टमर के अंतर्गत नॉन रेसिडेंट कस्टमर आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आते हैं, यानी कि पैसे वाले पढ़े लिखे, नॉन फेस टू फेस कस्टमर, ट्रस्ट, चैरिटी, एनजीओ, स्लीपिंग पार्टनर फर्म्स, इन्वेस्टमेंट कंपनी, डोनेशन रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, शॉपिंग मॉल, ज्वेलर्स, पेट्रोल पंप, लिकर स्टोर्स, एंटीक डीलर, आर्म डीलर, एजेंट, बुलियन, ये सभी हाई रिस्क कस्टमर है। कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन भी हाई रिस्क में है, पर रिजर्व बैंक के सर्कुलर को जब हम ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि सभी पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हाई रिस्क में नहीं आते। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन इज कैटेगराइज्ड एज ए हाई रिस्क कस्टमर। कस्टमर विद ड्यूबियस रेपुटेशन अगर है तो वो भी हाई रिस्क आएंगे। कंपनीज हैविंग क्लोज फैमिली शेयर होल्डिंग है वो सब हाई रिस्क में आएंगे। और कुछ कंट्री ही है जैसे लीबिया, इराक, सीरिया, ये सब बहुत सी कंट्री जहाँ के किसी भी सिटीजन का अगर अकाउंट खोले हैं वो सभी हाई रिस्क कस्टमर में कैटेगराइज होंगे। तो हमें जो है सबसे पहले कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस मेजर्स करना है उसके आधार, और वो देखना है कि वो कस्टमर किस कैटेगरी में आ रहा है। उसका सफिशिएंट इंफॉर्मेशन लेना है ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, और उम्मीद करना है कि किस तरह का उसका ट्रांजैक्शन होगा, ये भी प्रेडिक्ट करना है। और साथ ही साथ बैंक पीरियोडिकली अपने कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन डाटा लेगा। तो क्या लेगा कि लो रिस्क के कस्टमर के लिए वो 10 साल में एक, मीडियम रिस्क कस्टमर 8 साल में एक बार, और हाई रिस्क कस्टमर 2 साल में एक बार उसका हम आइडेंटिफिकेशन डाटा और केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट, अगर वो आधार दिया है तब तो ये देखेंगे कि अभी भी उसका एड्रेस सही है कि नहीं उतना साल में। अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो ड्राइविंग लाइसेंस आज के डेट में वैलिड है कि नहीं है, पासपोर्ट आज के डेट में वैलिड है कि नहीं है, तो ये सब हमें देखना है। अब अगला चरण आता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर, मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट फॉर डिटरमाइन द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द बेनिफिशियल ओनर। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कस्टमर का सोर्स ऑफ फंड क्या है, नोइंग द करेक्ट लोकेशन, एड्रेस एंड नेचर ऑफ द कस्टमर बिजनेस, और नोइंग हु आर द कस्टमर के कस्टमर कौन है, उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, रिलायबल सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, डाटा क्या है, ये सभी हम कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर के अंतर्गत ध्यान देते हैं। कस्टमर का ड्यू डिलिजेंस सबसे पहले करना है, तो बैंक शुड ऑब्टेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिविजुअल व्हाइल एस्टेब्लिशिंग द अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। तो अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या देखना है? एक इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले हमें आधार चाहिए, अगर वो आधार के लिए एलिजिबल है तो, और आधार के साथ साथ पैन चाहिए। अगर पैन नहीं है
तो वैसे स्थिति में फॉर्म 60 या 61 जो भी एप्लीकेबल होगा वो लेंगे। साथ ही साथ अगर आधार नहीं है, उसको अभी तक मिला नहीं है, तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एन अदर ओवीडी, ओवीडी अर्थात ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, कोई भी जो आइडेंटिटी या एड्रेस प्रूफ को बताता हो वो लेंगे। साथ ही साथ एक रिसेंट फोटोग्राफ भी हमें उसका लेना है। तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है? तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का आधार है तो केवल आधार ही सफिशिएंट है उसके एड्रेस एंड आइडेंटिटी के लिए। लेकिन अगर आधार नहीं है तो ऐसे स्थिति में हम अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट ओवीडी लेते हैं। ये जितना भी ये डॉक्यूमेंट है ये सभी एड्रेस एंड आइडेंटिटी दोनों के लिए सफिशिएंट है, अर्थात एक डॉक्यूमेंट ही काफी है। अगर इसके अंतर्गत पासपोर्ट लिया जाता है विद इन वैलिडिटी, ड्राइविंग लाइसेंस विद इन वैलिडिटी, वोटर आइडेंटिटी कार्ड लिया जाता है, जॉब कार्ड इशूड बाय नरेगा ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और साथ ही साथ लेटर issued by the National Population Register containing details of name and address। इन सब में से अगर आधार नहीं है तो इन 5 में से कोई भी एक ओवीडी के आधार पर हम अकाउंट खोल सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, अगर एड्रेस आधार में या ओवीडी में सही नहीं है तो वैसे स्थिति में एड्रेस के वेरिफिकेशन के लिए हम लिमिटेड पर्पस के लिए कुछ एड्रेस प्रूफ ले सकते हैं, जैसे यूटिलिटी बिल जो 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं हो। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, टेलीफोन बिल ले सकते हैं, पोस्ट पेड मोबाइल, जो गैस कनेक्शन का जो एलपीजी गैस कनेक्शन का कार्ड है वो इस पर वैलिड नहीं है, यहाँ केवल पाइप्ड गैस का चर्चा है। लेकिन वाटर बिल भी लिया जा सकता है, प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसीट दिया जा सकता है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट भी लिया जा सकता है, और किसी भी तरह का पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया पीपीओ को एड्रेस प्रूफ माना जा सकता है, और लेटर अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फॉर द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, बैंक, रेगुलेटरी बॉडीज, और document issued by government department of the foreign jurisdiction by the foreign embassy or mission India, तो हम ओवीडी के एड्रेस के लिए लिया जा सकता है। पर अगर किसी भी व्यक्ति का एड्रेस बदल गया हो, मान लीजिए कि आधार पर कुछ एड्रेस है और वो जब खाता खुलाने आया है तो वो स्थान चेंज कर गया, वो एड्रेस उस पर नहीं है, तो वैसे स्थिति में रिजर्व बैंक कहता है कि उसके पास करेंट या परमानेंट कोई भी एक एड्रेस है तो उसके आधार पर हम उसका अकाउंट खोल सकते हैं और उसे 6 महीना का समय देंगे कि वो अपना फ्रेश एड्रेस प्रूफ हमको ला करके दे। साथ ही साथ यह रिजर्व बैंक कहता है कि वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव का अगर एड्रेस प्रूफ है, केवाईसी डॉक्यूमेंट है, तो फिर हम उसके आधार पर भी अकाउंट खोल सकते हैं, उसको भी प्रूफ के रूप में लिया जा सकता है। केवाईसी ऑफ वर्किंग कस्टमर, वर्किंग कस्टमर वो होता है जो हमारे ब्रांच का कस्टमर नहीं है, कैश डीडी बनाने आया है या दूसरे बैंक में पैसा जमा करने आया है, आरटीजीएस करने आया, कुछ भी काम ऐसा करने आया है, तो वैसे स्थिति में 50,000 या उसके ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो उसका केवाईसी, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वेरीफाई करना और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये सब लेना कंपलसरी है। रिजर्व बैंक कहता है कि 50,000 और उसके ऊपर का कैश में डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ट्रेवलर्स चेक ये सब नहीं बनाया जाएगा किसी भी स्थिति में, चाहे वो पैन दे चाहे नहीं दे। और यही रूल कि कैश में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, गोल्ड कॉइन, सेल और फॉरेन एक्सचेंज पर भी लागू होता है। निम्नलिखित चीजों के अंतर्गत हमें पैन कंपलसरी है। पैन किसके लिए है? पहला, ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन बेसिक अकाउंट, एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर इशूइंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, डिपॉजिट, पेमेंट ऑफ कैश एक्सीडिंग 50,000 पर डे या अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 एग्रीगेटिंग मोर देन 5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक बार में 50,000, आप साल में 5 लाख से ज्यादा नहीं हो। पेमेंट ऑफ कैश बाय वे ऑफ डीटी पीओ एग्रीगेट 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा नहीं हो।
वैसे स्थिति में पैन कंपलसरी है, बिना पैन का हम काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर पैन नहीं है तो वैसे स्थिति में उसे हम सेवा से मौका भी देंगे। वैसे स्थिति में हम उससे उसके सब्स्टिट्यूट, पैन के सब्स्टिट्यूट के रूप में फॉर्म 60 या 61 लिया जाएगा। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर 10 लाख या इक्विवेलेंट अमाउंट इन द फॉरेन करेंसी अगर हो रहा है, या तो वो 10 लाख कैश में एक बार में हो रहा है या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए मंथ हो रहा है, तो वैसे स्थिति में क्रेडिट और डेबिट दोनों मिलाकर के 10 लाख हो रहा है तो उसे कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है। डाउटफुल ट्रांजैक्शन इन कैश या अदरवाइज, इसका मतलब यह कभी नहीं है कि हम किसी को भी 10 लाख से ऊपर जमा या निकासी करने में रोक देंगे। हमें ये देखना है कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन और नॉट। अगर ट्रांजैक्शन सही है, मान लीजिए कि हमारे पास LIC का अकाउंट है, पेट्रोल पंप का अकाउंट है, कोई बड़े अकाउंट है जो हमेशा 10 लाख 12 लाख रुपया ला करके जमा कर रहा है, निकाल रहा है, तो वैसे स्थिति में केवल हमें यह देखना है कि वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है कि नहीं, हमें उसका रिपोर्ट देना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट का अगर कोई भी जमा निकासी कर रहा है तो हर महीने के 15 तारीख तक उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। सस्पिश, अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसने जो भी ट्रांजैक्शन के बारे में डाटा बताया उससे कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सस्पिशियस हो रहा है, डेली बेसिस पर उसको हमको नोट करना है। और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटी को भी हमें हायर अथॉरिटी या रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करना है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर, अगर 5 लाख या उसके ऊपर का इसके फॉरेन करेंसी के इक्विवेलेंट भी अगर अमाउंट हो रहा है तो वैसे स्थिति में हर इस ट्रांजैक्शन को FIU इंडिया को हमें रिपोर्ट करना जरूरी है। काउंटरफिट करेंसी नोट, अगर कोई भी काउंटरफिट करेंसी अगर हमारे ब्रांच में आता है तो वैसे स्थिति में किसी भी स्थिति में उसे लौटाना नहीं है। लेकिन अगर 3-4 पीस तक है तो वैसे स्थिति में उससे रिसीविंग लेकर के उसको जब्त कर लेना है और एक कंसोलिडेटेड मंथली स्टेटमेंट के रूप में हमें रिपोर्ट करना है। तो लेकिन 4 पीस से ज्यादा 5 पीस अगर होता है तो इमीडिएट हमें FIR करने की आवश्यकता है। FIU क्या है? FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया है और उसी के हमें जितना भी ये रिपोर्ट है सभी, जैसे CTR है 10 लाख या उससे ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन इन ए मंथ या सिंगल ट्रांजैक्शन, उससे महीने के 15 तारीख तक रिपोर्ट करना है। STR 7 दिन के अंदर, महीने खत्म होने के साथ जब भी पता चले तो उसके 7 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट करना है। काउंटरफिट करेंसी नोट 7 दिन के अंदर करना है। इस तरह से अलग अलग रिपोर्ट हमें अलग अलग करना है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये एक प्रकार का सेंट्रल एजेंसी है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिपोर्ट डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। यही फाइनेंशियल FIU इंडिया ही CTR, STR, CCR, POTR, CWTR ये रिपोर्ट को एनालाइज करता है, चेक करता है और उस पर सुझाव देते रहता है। यही मॉनिटर भी इसको करना है। इसको ML संबंधित जितना भी ये है, ट्रेंड्स है, इस सब को मॉनिटर करने का इसका काम है। और इसके डायरेक्टर को सिविल कोर्ट का अंतर्गत सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है। ये किसी भी बैंक को जो एक्ट के अंतर्गत काम नहीं कर रहा है तो वह उसको सीज कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, पेनलाइज कर सकता है इसके अंतर्गत। धन्यवाद। और अगर इससे संबंधी आप कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट पोर्शन पे जा करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पे कवर किया हूँ। अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि सभी क्वेरी का रिप्लाई करूँ। जल्द ही अनेक महत्वपूर्ण बैंकिंग टॉपिक पर नया वीडियो मैं लाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।